2012 में आधा भारत अंधेरे में था। मोबाइल डेड, मेट्रो बंद, ट्रेनें रुकी हुई, अस्पताल में अराजकता। और यह सिर्फ आपका शहर नहीं बल्कि पूरे देश का एक बड़ा हिस्सा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कैसे हुआ? क्या सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर था या इसके पीछे और बड़ी कहानी छुपी है? आज जानने वाले हैं बड़े ब्लैकआउट की कहानी जो 2012 में हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं 2012 में जो ब्लैकआउट हुआ था टेक्निकल फेलियर की वजह से, उसकी असली सच्चाई क्या था, इसके पीछे छुपा हुआ राज। हर रिपोर्ट की सच्चाई बताएंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। 29 जुलाई 2012 की रात नॉर्थर्न इंडिया में बिजली की डिमांड अचानक स्पाइक हो गई। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रिपोर्ट 2000 में बताया गया है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों ने एक्स्ट्रा बिजली खींची। कारण था मॉनसून की देरी और ट्यूबलेस से पानी खींचने की जरूरत। लेकिन ग्रिड ऑपरेटर्स ने यह लोड संभालने में फेल हो रहे थे। 30 जुलाई की सुबह 2:33 AM नॉर्थर्न ग्रिड पहली बार कोलैप्स हुई। द हिंदू जुलाई 13, 2012 में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 स्टेट अफेक्टेड हुए, लगभग 35 करोड़ लोग अंधेरे में। पावर मिनिस्ट्री ने कहा टेक्निकल फॉल्ट, लेकिन इंजीनियर्स जानते थे कि लोड ओवरड्रॉ की वजह से प्रोटेक्टिव रिले ट्रिप हुए थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले ब्लैकआउट के बाद 16 घंटों में ग्रिड फिर से रिस्टोर कर दी गई। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन सिचुएशन और भी बुरी होने वाली है। 31 जुलाई 1:05 PM सिर्फ नॉर्थर्न ग्रिड ही नहीं, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड भी कोलैप्स हो गए। और इस बार असर 22 राज्यों पर पड़ा और लगभग 62 करोड़ लोग अफेक्टेड हुए। यह ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लैकआउट था। इंडियन रेलवे प्रेस रिलीज 2012 में बताया गया है कि दिल्ली मेट्रो की 300 से ज्यादा ट्रेन बीच में फंसी गई। इंडियन रेलवे की 300 से ज्यादा ट्रेन रुकी। हॉस्पिटल्स में बैकअप जनरेटर्स चलाए गए, लेकिन कई रूरल्स हॉस्पिटल में लग्जरी नहीं थी। नॉर्मल सिचुएशन में ग्रिड्स एक दूसरे को बैकअप देती है, तो फिर डोमिनो इफेक्ट कैसे हुआ? इसका आंसर था लोड ओवरड्रॉ प्लस आउटडेटेड ट्रांसमिशन लाइन प्लस लैक ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग। टाइम्स ऑफ इंडिया 2012 उसमें कहा गया है कि कुछ राज्यों ने कहा सेंटर रिस्पॉन्सिबल है, सेंटर ने कहा स्टेट लिमिट से ज्यादा बिजली ली, और पॉलिटिकल लीडर्स ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इंटरनल मेमो 2011-12 में बताया गया है कि ब्लैकआउट से पहले सीईए ने 5 बार वार्निंग भेजी थी कि नॉर्थर्न ग्रिड ओवरलोड है, लेकिन इन्हें इग्नोर किया गया। तो ऐसा क्यों? बीबीसी इन्वेस्टिगेशन 2013 में बताया गया है कि कुछ कॉन्फ्रेंसी थ्योरीज में कहा गया है कि यह डिलिबरेटली किया गया ताकि पावर सेक्टर प्रिविजिशन जस्टिफाई हो सके। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में सॉफ्टिज का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। ब्लूमबर्ग की 31 जुलाई 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने अनुमान लगाया कि इस ब्लैकआउट से उद्योग करीब 107.5 मिलियन का नुकसान हुआ। पावर जनरेशन कंपनियों का रेवेन्यू भी इसी अनुपात में घटा। तो सवाल यह है कि अगर एक घटना ने इतने बड़े आर्थिक झटके दे सकती है, तो क्या भारत के पास ऐसे शॉक एब्जॉर्बर्स सिस्टम है जो आने वाले समय में नुकसान कम कर सके? द गार्डियन ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैकआउट कहा, जिसमें मिलियन लोग अंधेरे में थे। द न्यूयॉर्कर्स ने कहा कि यह बिजली का संकट नहीं था, बल्कि राजनीतिक भ्रष्टाचार और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की कहानी भी है। क्या हम सिर्फ तकनीकी गलती सुधार रहे हैं, या उस राजनीतिक ढांचे को भी देख रहे हैं जो संकट को जन्म देता है? टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि दिल्ली मेट्रो की 9 ट्रेनें सुरंगों में रुक गई और यात्रियों को मैन्युअली निकाला गया। रॉयटर्स ने बताया कि 200 कोयला मजदूर पश्चिम बंगाल की 3 खदानों में फंस गए थे क्योंकि लिफ्ट बंद हो गई थी। एबीसी न्यूज ने जोड़ा करीब 300 पैसेंजर ट्रेनें रुक गई। तो सवाल ऐसे उठता है, बिजली सिर्फ एक सुविधा है या हमारी जिंदगी की सुरक्षा का बुनियादी हिस्सा?
मिनिस्ट्री ऑफ पावर की आधिकारिक इंजरी कम्युनिटी ने रिपोर्ट किया कि कोई एक वजह नहीं थी, ये कई कारणों का मेल था। इसमें ओवरड्रॉ कमजोर, इंटरनल रीजनल लिंक और सिस्टम प्रोडक्शन की गड़बड़ियां शामिल थी। तो क्या हमने इन तीनों को पूरी तरह ठीक कर लिया है या अब भी वही रिस्क बना हुआ है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के नोट में साफ लिखा है कि इंजरी कम्युनिटी ने प्रोडक्शन सेटिंग सुधारने, लोड मैनेजमेंट और ग्रिड को ऑर्डिनेशन पर सख्त सिफारिशें दी। सीईआरसी ने कई संस्थाओं को नोटिस भेजे और सुधार लागू करने को कहा, लेकिन क्या ये सुधार जमीनी स्तर पर लागू हुए या सिर्फ कागजों में रह गए? IEEE में पब्लिश स्टडी ने दिखाया कि कैसे गर्मी के मौसम में हाइड्रो जनरेशन धीमी हुई, ओवरड्रॉ बढ़ा और सिस्टम का बैलेंस बिगड़ा। रिसर्च में ग्रिड के पूरे फेल्योर को सिमुलेट किया गया। सवाल यह है कि जब हमें पता है कि टेक्निकल गैप कहाँ है, तो क्या हमने अगले 10 सालों को SCADA और ब्लैक स्टार्ट क्षमता पर पर्याप्त निवेश किया? IEE के रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2018 के बीच सोलर प्लस विंड की हिस्सेदारी 4% से बढ़ाकर 8% हुई, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार 2013 तक भारत को 336 GWH स्टोरेज चाहिए, जबकि 2060-2070 तक 82 GWH मिलने का अनुमान है। क्या बिना पर्याप्त स्टोरेज के ज्यादा रिन्यूएबल पावर से ग्रिड और अस्थिर हो सकता है? पोस्को की रिपोर्ट कहती है कि 5 अप्रैल 2020 को 31 GW लोड गिरा और फिर बढ़ा। यह बताता है कि ऑपरेशनल प्लानिंग में सुधार हुआ है, लेकिन क्या हम इतने आत्मविश्वासी हैं कि अगला स्ट्रेस टेस्ट भी इसी तरह पास हो जाएगा? नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने साफ किया है कि 2012 के ब्लैकआउट की रातें बादलों से ढकी थी, इसलिए स्पेस से अंधेरा जैसा कोई विजुअल नहीं मिला। तो फिर सोचिए कितनी सारी वायरल तस्वीरें सच में असली नहीं थी। तो क्या हम फैक्ट चेक करने की आदत डाल पा रहे हैं? इकोनॉमिक्स टाइम के मुताबिक CERC ने पोस्को और PGCIL से विस्तृत जवाब मांगा, लेकिन कई ऑर्डर सालों बाद भी पेंडिंग रहे। तो अगली बार ग्रिड गिरा तो हम सिर्फ इंजीनियरों को दोष देंगे या पूरी सिस्टम से सवाल पूछेंगे? अब यह तय आपको करना है। तो यह था 2012 का ब्लैक आउट का सबसे बड़ी सच्चाई का वीडियो। आपको कैसा लगा, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इतिहास से अनकहे किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।